दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। देखिए यह पेपर जो है आपको 9/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 9/12/2023 को पूछा गया था। तो आज हम लोग इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, या चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 39 से। ठीक है, तो पहले यहाँ से देखिए, कहता कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन, मंदक के रूप में। भारी पानी D2O एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो सामान्य पानी के इलेक्ट्रोलाइटिक संवर्धन द्वारा निर्मित होता है। इसका उपयोग अनिवार्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए एक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। आमतौर पर यह उपयोग जो है किए जाने वाले मॉडरेटर भारी पानी D2O और ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको भारी पानी भी कहते हैं और मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट फिर कहता है कि लैक्टियोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए लैक्टियोल जो है ये तीसरा ऑप्शन, वसा अवशोषण में। तो लसिका तंत्र पाचन तंत्र से वसा और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण और उसके बाद इन पदार्थों को परिसंचरण तंत्र तक पहुँचाने में मदद करता है। ठीक है, तो लैक्टियोल किससे संबंधित है, वसा अवशोषण। छोटी आंत को लाइन करने वाली जो है म्यूकोसा उंगली जैसी जो है उभारों से ढकी होती है जिन्हें विली कहा जाता है। प्रत्येक विलीन के केंद्र में रक्त कोशिकाएं और विशेष लसिका कोशिकाएं होती है जिन्हें लैक्टिलस कहा जाता है। ठीक है, लैक्टिलस कहा जाता है। और लैक्टिलस में लसिका अपनी उच्च वसा सामग्री के कारण दुधिया दिखाई देती है और इसे काइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो 41 का होगा 3 पादप कायिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जो पौधों और उनके भागों की संरचना और कार्य का अध्ययन करती है पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण, शोषण, वृद्धि, गति आदि सहित विभिन्न जीवित क्रियाओं का भौतिक और जैव रासायनिक अध्ययन शामिल है। ठीक, तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान को पादप कायिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए 42 का राइट आंसर हो जाने वाला है आपको। 42 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अनुवंशिकी। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन। तो अनुवांशिकी वंशानुक्रम से संबंधित है, साथ ही माता पिता से संतान जो है तक चरित्रों की भिन्नता से संबंधित होती है। ठीक है, जेनेटिक्स शब्द 1906 में जो है जेनेटिक्स शब्द 1906 में विलियम बेटसन द्वारा गढ़ा गया था। जेनेटिक्स शब्द जो है जेनेसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बढ़ना। वर्ष 1866 में ग्रेगर जोहान मंडल ने वंशानुक्रम के संबंध में पहले वैज्ञानिक व्याख्या दी। उन्होंने आनुवंशिकी की नींव रखी, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, लक्षण कणों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होती है जिन्हें जीन के रूप में जाना जाता है और इस प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट फिर है कि क्वेश्चन नंबर, लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो दूसरा ऑप्शन यानी लेग हीमोग्लोबिन। तो देखिए लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण वर्णक है। लेग हीमोग्लोबिन की रासायनिक और संरचनात्मक तुलना हीमोग्लोबिन के समान होती है और इसका रंग हीमोग्लोबिन की तरह लाल होता है। ठीक है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली को ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट
वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन एमाइलेज। तो लार एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। यह लार का प्राथमिक एंजाइम है। ठीक है, यह जो है लार का प्राथमिक एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 45 कि Al2O3 2SiO2, 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो 45 का होगा ये चीनी मिट्टी। ठीक है, तो Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए चाइना क्ले मिट्टी के काओलिनाइट समूह के अंतर्गत आता है। चाइना क्ले अपनी लेमेलर संरचना के कारण कोटिंग्स को कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, यह पानी में धीरे धीरे जमता है और पानी में कम जो है घुलनशीलता के कारण इसका आमतौर पर पानी आधारित पेंट में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है तो क्या कहलाता है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन ये कहलाता है आपको कार्निवोर। ठीक है, तो मांसाहारी वर्ग में वे जानवर शामिल है जो दूसरे जानवरों का मांस खाता है। शाकाहारी जीवों के विपरीत मांसाहारियों की एक छोटी आंत होती है और उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम नहीं होता। शाकाहारी उन जानवरों को संदर्भित करते हैं जो पौधों के उत्पादों पर भोजन करते हैं। उनकी अत्यंत आंत बहुत लंबी होती हैं। तो याद रखना है कि मांसाहारी वर्ग में वे जानवर शामिल है जो दूसरे जानवरों का मांस खाता और शाकाहारी जीवों के विपरीत मांसाहारियों की एक छोटी आंत होती है और उनमें कोई कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम नहीं होता है। और देखिए यकृत में विटामिन ए को जो है विषहरण करने में सक्षम होता है। तो सर्वाहारी शब्द उन जानवरों को संदर्भित करता है जो अपने भोजन के लिए पौधों और जानवर दोनों पर निर्भर है। तो याद रखिएगा वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है, कार्निवोर कहलाता है। 46 का दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर जो है डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, तो 47 का देखिए दूसरा ऑप्शन रायपुर। तो डीजी यात्रा एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा है जो चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी यानी FRT के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। यह यात्रियों को उनकी पहचान और यात्रा विवरण को मान्य करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित प्रसंस्करण के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न जो चौकसियों से गुजरने में मदद करता है। डीजी यात्रा प्रक्रिया में यात्री की व्यक्तिगत पहचान, योग्यता, जानकारी, डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण जो है नहीं है। डीजी यात्रा सुविधा पहली बार 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर शुरू की गई। तो डीजी यात्रा शुरू जो है नहीं हुई रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है आपको 48 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अब्देल फतेह अल सीसी। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के लिए उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है ये 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। वह भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होने वाले मिस्र के पहले शीर्ष नेता हैं। नेक्स्ट फिर है कि 5वां यूरोपीय संघ भारत
प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? 49 नई दिल्ली। तो 5वीं EU भारत प्रतिस्पर्धा सप्ताह 5 से 7 दिसंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है। यूरोपीय आयोग महानिदेशालय प्रतिस्पर्धा और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों के बीच आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए हर साल यूरोपीय संघ भारत प्रतिस्पर्धा सप्ताह आयोजित किया गया। यह प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में सहयोग पर 2013 में यूरोपीय संघ और भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर जो है आधारित है। सप्ताह भर चलने वाला यह कार्यक्रम 2018 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो 50 का होगा 3 निगार साजी। तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। निगार साजी भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की परियोजना निर्देशक थी। वह जो है रिसोससेट 2A की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी और आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका निभाने से पहले बेंगलुरु के सैटेलाइट टेलीमेट्री सेंटर की प्रमुख थी। तो याद रखना है जो है L1 मिशन के प्रयोजन निर्देशक थे निगार साजी। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि वे उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो यानी 51 का राइट आंसर होगा फर्स्ट कैलिफोर्निया। सितंबर 2023 में कैलिफोर्निया के सांसदों ने एक विधेयक पारित किया जो राज्य में जाति आधारित भेदभाव गैर कानूनी घोषित करता है। ठीक है, यदि वह कानून बन जाता है तो ऐसा नियम करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन जाएगा जो पारंपरिक रूप से दक्षिण एशियाई समुदायों के मौजूद है। हर विधेयक को डेमोक्रेट सीनेटर आयशा वहाब ने पेश किया है। वह राज्य विधानमंडल के लिए चुनी गई पहली मुस्लिम और अफगान अमेरिकी महिला है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की जो है घोषणा की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 52 का ये होगा तीसरा भूटान। तो जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने घोषणा की कि भूटान और तिमोर लिस्ते ने रूबेला को ख़त्म कर दिया है। भूटान और तिमोर लिस्ते ने क्रमशः 2017 और 2018 में इस खतरे को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, और अब 2023 तक खतरे और रूबेला के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मालदीव और श्रीलंका भी शामिल हो गए हैं। रूबेला RUV वायरस से होने वाली बीमारी है। इससे शरीर पर दाने, हल्का बुखार और अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है किसे दिया गया है? अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान तो 53 का होगा फर्स्ट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय सेना के जनरल दलबीर सिंह सुहाग सेवानिवृत्त हो चुके हैं को लीजन ऑफ मेरिट यानी कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया है। सिंह को यह पुरस्कार अगस्त 2014 से दिसंबर 2016 तक सेना अध्यक्ष के रूप में उनकी असाधारण सराहनीय सेवा के लिए दिया गया है। इसके साथ यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसे सबसे पहले जो है 1946 में प्राप्त करने वाला जनरल राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे। नेक्स्ट, फिर है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य की यदि बात करें तो यह है आपको यह है इसका तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। ठीक है, भारतीय विरासत को। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो है IPP सिंगापुर स्थित 2 भारतीय मूल के कला प्रेमियों द्वारा संचालित
एक स्वैच्छिक संगठन है। यह भारतीय मंदिरों में चुराई गई मूर्तियों या अन्य सामग्रियों को ट्रैक करने और उन्हें वापस उसी स्थान पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां से वे चुराई गई थी। इस समूह में यूके में भारतीय प्रवासियों की बीच बड़ी संख्या में स्वयंसेवक हैं। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत जो है नहीं है? तो 55 का 4। तो देखिए, जब समुद्र तल पर जमा तलछट संपीड़ित के अधीन आ जाता है तो उन्हें धीरे धीरे दबाया जाता है और मोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वे पहाड़ी की विशाल श्रृंखला बनाते हैं जिन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। नवीन वलित पर्वतों का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी की पपड़ी के मुड़ने या टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से टकराने के कारण होता है। वे पुराने वलित पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं और उन्हें तीव्र ढलान और गहरी जो है घाटियां होती है। युवा वलित पर्वतों के उदाहरणों में आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, जमैका के नीले पर्वत और त्रिनिदाद की उत्तरी श्रृंखला शामिल है। तो कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो 4 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है? तो 56 का 3 आल्प्स क्षेत्र। तो हिम रेखा जमीन की सतह पर स्थित एक अनियमित रेखा है जहां हिमपात का संचयन जो अपक्षय है पिघलना वाष्पीकरण के बराबर होता है। हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में जाना जा सकता है जिसके ऊपर बर्फ़ की उपस्थिति लगातार देखी जाती है। इस ऊंचाई पर बर्फ़ कभी भी जो द्रवीकृत नहीं होती। भूमध्य रेखा पर या उसके करीब यह आमतौर पर लगभग 4500 मीटर पर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कथा निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है? तो आल्प्स क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? तो 57 का 2 मालवा पठार का। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड जो है उपभूमि, पूर्व और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में गुजरात के मैदानों से घिरा है। ज्वालामुखी उत्पत्ति के इस पठार में मध्य प्रदेश राज्य और दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य शामिल है। ठीक है, तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है मालवा पठार का। नेक्स्ट, फिर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इनमें विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। कांटेदार जंगल आमतौर पर कम वर्षा वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आमतौर पर प्रतिवर्ष 70 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, जबकि तमिलनाडु में कुछ शुष्क क्षेत्र हैं। राज्य में कुल मिलाकर कांटेदार जंगलों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो 59 का होगा 3 मेघालय। तो लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र जो निच्छालन का परिणाम है। बारिश के साथ चूना और सिलिका जो है बह जाते हैं और लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम यौगिक से समृद्ध मिट्टी पीछे रह जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मेघालय। तो मेघालय में अधिकतर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मेघालय का जो माउसिनराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। नेक्स्ट, फिर उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। तो देखिए 60 का होगा 3 ऑप्शन। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति हुई, इसलिए यह G21 बन गया।
ठीक है, क्या बन गया, G21 जो है बन गया। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन पहली बार था जब भारत ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम या था, जिसका अर्थ है कि दुनिया एक परिवार। नेक्स्ट, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए 61 का राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन। तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक मौसम उपकरण है जिसका उपयोग वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर के दो मुख्य प्रकार है, एक सूखा और दूसरा गीला बल्ब जो आर्द्रता मापी। फिर है एरोमीटर, एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग गैसों के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग पानी की तुलना में तरल के घनत्व या विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती हैं? तो 62 का एक पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे अधिक सर्दी और प्री मानसून सीजन की वर्षा का कारण है। पश्चिमी विक्षोभ से तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। वे कम दबाव वाली प्रणालियाँ हैं जो पश्चिमी हवाओं से अंतर्निहित और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? तो देखिए संथाल विद्रोह, इसका राइट आंसर होगा 5। तो देखिए संथाल विद्रोह वर्तमान जो है झारखंड पूर्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार व्यवस्था दोनों के खिलाफ संथालों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह आंदोलन 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू चांद और भैरव जैसे प्रमुख नेताओं और उनकी दो बहनों फूलो और झानो की मदद से शुरू हुआ। सिद्धू को अगस्त 1855 में पकड़ा गया और फांसी दे दी गई। उस 1856 में कान्हू को फांसी दे दी गई और संथालों का दमन किया गया। 1856 में आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट, फिर है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 64 का होगा फर्स्ट, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के ब्रिटिश वायसराय 1926 से 31 लॉर्ड इरविन के बीच जो है हस्ताक्षरित एक समझौता था। इसने सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिन्हित किया, जिसे गांधी और उनके अनुयायियों ने नमक मार्च यानी मार्च अप्रैल 1930 के साथ शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो देखिए 65 का होगा 1928। बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहा के आदेश पर मोतिहारी में की गई थी। यूथ लीग का विकास बिहारी छात्र सम्मेलन से हुआ। ठीक है, बिहारी साथ। फिर है कि बिहार यूथ लीग ने जो है युवा पुरुषों और महिलाओं की शक्ति को मनाने के लिए 14 अप्रैल 1929 को युवा दिवस मनाया। ठीक है, बिहार यूथ लीग उन कई संगठनों में से एक था जिसने देश के युवा लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट किया। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 66 का फर्स्ट, बिपिन बिहारी वर्मा। मुंगेर जिले में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। ठीक है, इस नमक सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया। नमक सत्याग्रह के दौरान चंपारण जिले में 13 लोगों के एक समूह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान चंपारण जिले में 13 लोगों को एक समूह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को पटना में शुरू हुआ और नमक कानून तोड़ने के लिए मंगल तालाब के पास नखास पिंड को चुना गया।
ठीक है। नेक्स्ट, तो याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया। फिर है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 67 का फर्स्ट 24 सितंबर 1932। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। यहाँ महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। ठीक है। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 का सांप्रदायिक निर्णय था, जिसने अन्य बातों के अलावा दलित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका में 71 सीटें आरक्षित की। गांधी जी, जो सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोधी थे, ने इसे हिंदुओं को विभाजित करने के लिए ब्रिटिश प्रयास के रूप में देखा और इसे निरस्त करने के लिए जो आमरण अनशन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए 68 का होगा सेकंड ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक नेता थे। उन्होंने बिहार के आरा में अंग्रेज़ों को घेर लिया। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश के एक परिवार से थे, जो वर्तमान में भोजपुर जिले बिहार भारत का एक हिस्सा है। उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके सेनापति हरे कृष्ण सिंह दोनों ने उनकी सहायता की। वह गोरिल्ला युद्ध कला में माहिर थे। 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो 5, तो लखनऊ सत्र दिसंबर 1916। राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में चंपारण के किसानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई दमनकारी नील की खेती प्रणाली को समाप्त करने में समर्थन मांगने के लिए इस सत्र में गांधी जी के पास पहुंचा। इस मामले में प्रत्यक्ष ज्ञान की कमी के कारण गांधी जी इस मामले में तुरंत प्रतिबद्ध नहीं हो सके, लेकिन इससे उनकी रुचि जगी। अंततः 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी ने बम्बई अधिवेशन सितंबर 1917 में चंपारण की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि मशहूर नारा इकबाल जिंदाबाद किसने दिया? तो देखिए 70 का तीसरा ऑप्शन 70 का हो जाएगा, यानी इकबाल जिंदाबाद का नारा उर्दू शायर हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है। मशहूर नारा इकबाल जिंदाबाद का नारा उर्दू शायर जो है हसरत मोहानी ने दिया था। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा घोषित किया गया। अखिल भारतीय आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी यही आधिकारिक नारा था। अप्रैल 1929 में उनका नारा भगत सिंह और उनके साथी बीके दत्त ने लोकप्रिय बनाया। दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट करने के बाद जो है उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। ठीक है। अब चलिए कुछ मैथ के जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मैथ का जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपये तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 पेंसिल ठीक और 3 रबर, 2 पेंसिल और 3 रबर, इसका कीमत है 9। फिर है 4 पेंसिल और 6 रबर, 4 पेंसिल और 6 रबर, इसकी कीमत है 18। तो कहता है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक जो है रबर का जो मूल्य होगा वो क्या होगा। तो इस स्थिति में देखिए इसको किस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप
यहाँ पे देखिए इसका जो है ये 2 गुना है, ठीक है, क्या है, इसका 2 गुना है और इसका 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। या हम क्या करते हैं, इसको जो है 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 से दुगुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे इसका 2 गुना, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, इधर भी है 9 दूनी 18, कितना है, 9 दूनी 18 है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे या नहीं तो क्या करते हैं, देखिए समीकरणों के जो है मान लीजिए कि माना कि एक पेंसिल की कीमत x, एक पेंसिल की कीमत x और एक पेन की कीमत मान लीजिए, एक पेन की कीमत मान लेते हैं y। तो प्रश्न के अनुसार देखिए 2x मतलब यहाँ पे दिया गया है 2 पेंसिल और 3 रबर, तो 2x + 3y बराबर कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए 4 पेंसिल तो 4x + 6 रबर, तो 6y बराबर कितना है, तो ये है 18, ठीक, 18 है। तो यहाँ पे a1 कितना है, a1 देखिए 2 है, ठीक है, a1 है 2, a1 है 2, फिर है b1 है 3 और c1 है 9। इसी प्रकार a2 है 4, b2 है 6 और c2 है 18। तो a1 बट्टा a2 कितना होगा, तो 2/4, यानी 2/4 कितना होगा, 2/4 a1/a2। फिर b1/b2 3/6, c1/c2 9/18, ये कट के कितना होगा, 1/2 होगा। तो अतः देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरणों के अनंत हल होंगे, ठीक है, समीकरणों के अनंत हल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 5वां ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 32 है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें से माँ की आयु जोड़ दें और औसत आयु 6 वर्ष बढ़ा दें तो माँ की आयु क्या होगी, ठीक है, माँ की आयु क्या होगी। तो देखिए 4 बहनों की औसत आयु 7 है, ठीक, इसमें जो है 6 वर्ष आयु जोड़ दे और औसत 6 बढ़ा दे, तो पहले 7 था, अब कितना हो गया, 7 6 13, ठीक है। तो ये 13 जो है कितना में बढ़ जाएगा, ये 13 जो है 4 बहन और 1 माँ यानी 5 में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, ये हो जाएगा कितना, 7 5 12, ये हो जाएगा आपको 65। देखिए यहाँ पे 32 का जो होगा, देखिए 32 का जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, देखिए ये होगा आपको 7 7 6 13, ठीक है, 7 6 13, ये 13 जो है 7 6 13, या नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, 4 बहनों की कुल औसत आयु होगा 4 × 7 यानी कितना होगा, 28 होगा, ठीक, 28 होगा। माँ की आयु को यदि आप शामिल कर देते हैं और देखिए माँ की जो आयु यदि x मानिएगा तो क्या होगा, 28 + x, टोटल आदमी कितना हो गया, टोटल आदमी हो गया आपको 5, ठीक है, टोटल जो आदमी हो गया ये हो गया आपको कितना, तो 5 हो गया। तो नीचे में लिखेंगे 5, ठीक है, औसत निकाल रहे हैं, नीचे में क्या होगा 5, तो ये जो औसत हो जा रहा है ये 6 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ना कि माँ की आयु जोड़ दे तो औसत क्या हो रहा है, आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, माँ की आयु जोड़ने पर औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 28 + x बराबर होगा 713, 13 पंचे 65, तो x का मान निकल जाएगा, इधर 28 माइनस में हो जाएगा तो 15 में 60 गया 7 और इधर 5 में से 2 गया 3, यानी 37 वर्ष, यानी फर्स्ट ऑप्शन कितना होगा, तो 37 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 37 वर्ष। यहाँ 713, 13 पंचे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 13 पंचे 65, यानी देखिए यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म का आयतन जो होता है, प्रिज्म का आयतन जो होगा ये होगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। प्रिज्म का जो आयतन होगा ये होगा आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, 121 वर्ग मीटर आधार और क्षेत्रफल 23 मीटर वाले, ठीक है, 121 मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई। तो आधार क्षेत्रफल है कितना, 121 है, ठीक, और ऊंचाई कितना है, 23 है, गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो ये होगा 2783,
यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो याद रखिए प्रिज्म का आयतन यहाँ पे हो जाएगा जो है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। नेक्स्ट, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो देखिए 1 और 50 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 13, 17, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, तो ये सब है 1 से 50 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या देखिएगा तो कितना है 15। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 15 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इसको जो है इसका मान निकालना है। ठीक, तो मान निकालना यदि है तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, नीचे में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ठीक है, 2, 8, ये 2 दशमलव उड़ जाएगा दोनों। ठीक है, ऊपर नीचे से, तो बचेगा क्या? ऊपर में बचेगा आपको 1225, नीचे में बचेगा 5329। ठीक है, इसको काटेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 35 गुने 35, नीचे में हो जाएगा 73 गुने 73। ठीक है, यानी ये होगा 35/73, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो इतना का मान क्या होगा? ठीक है, तो इतना का मान जो है क्या होने वाला है? तो यहाँ पे 3125 है, तो 3125 का आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 5 से दीजिएगा ये होगा 625, 5 से दीजिएगा ये हो जाएगा आपको 125, 5 से दीजिएगा ये हो जाएगा 25, 5 से दीजिएगा ये हो जाएगा 5, 5 से देंगे तो 5, यानी ये हो गया 5 के पावर कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 5 के पावर 5। ठीक है, 5 के पावर 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 5 और इंटू में एक्स स्क्वायर के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पावर 5, वाई के पावर 5 और जेड के स्क्वायर के पावर 5। ठीक है, इसका जो है 5th रूट, तो इसमें से 5 निकल जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, फिर आपको एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? जेड स्क्वायर निकल जाएगा, उसके बाद वाई निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? वाई निकल जाएगा। तो ये हो गया 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर होगा 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 tan थीटा बराबर इतना हो तो देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको 4 में इधर जाएगा 3, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा की जगह 4, cos थीटा की जगह 3 रखिए, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 और प्लस में cos की जगह 3, तो 3 दूनी 6, 12 + 6 18, नीचे में देखिए sin थीटा की जगह 4, तो 4 तिया 12 माइनस cos थीटा की जगह 3, तो 3 तिया 9, 12 में से 3 गया 9, ये कट के कितना हो गया 6। ठीक है, 6 3 18, तो 37 का जो राइट आंसर होगा ये होगा कितना? 37 का राइट आंसर होगा 3 होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट देखिए, कहता लोहे का एक ठोस का टुकड़ा 49 सेंटीमीटर गुने 33 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभाकार के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, गोला की त्रिज्या, तो इसको ढालकर बनाया जाता है। तो देखिए दिया गया जो है यह दिया गया है कि घनाभ आकार के लोहे के ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। ठीक है, इसलिए घनाभ का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो यानी 49 गुने 33 गुने 24। ठीक है, तो ये होगा घनाभ का आयतन बराबर गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आप पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक, तो यहाँ से आर निकल जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर, आर निकलेगा 21 सेंटीमीटर। तो ठोस गोले की त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर, यानी तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ आप लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।